हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ हिस्ट्री मॉक टेस्ट। तो चलिए हिस्ट्री का देखते हैं सॉल्यूशन, वो भी आपको आसान भाषा में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न नेताओं में से कौन स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे या है, यही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो अरविंद घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, और या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचों ऑप्शन के साथ आपके लिए क्वेश्चन लाया जाता है। तो ये जो हुआ था, कौन स्वदेशी आंदोलन के समर्थक थे, तो इसमें दादा भाई नौरोजी से लेके फिरोज शाह मेहता सब थे, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाएगा क्या इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात कर लेते हैं कि और क्या जान सकते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। किस शब्द का प्रयोग, तो स्वदेशी। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, और ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए बताया जा रहा है। तो सर्वप्रथम किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने। वही दयानंद सरस्वती जिन्होंने क्या किया था, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब, तो 1875 ईस्वी में। और ये पॉइंट तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो स्वदेशी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दयानंद सरस्वती ने किया था। वहीं बात करें कि स्वदेशी का प्रस्ताव बनारस कांग्रेस अधिवेशन, किस अधिवेशन में, तो बनारस कांग्रेस अधिवेशन, जो कि कब, कांग्रेस अधिवेशन 1905 में ही लाया गया था। क्या लाया गया था, तो स्वदेशी का प्रस्ताव, लेकिन पारित नहीं हुआ था। तो पारित कब हुआ था, ये तो इसमें लाया गया था। क्या लाया गया था, तो स्वदेशी प्रस्ताव, लेकिन क्या हुआ था, पारित नहीं हुआ था, पारित नहीं हो पाया था। तो इस तरह से ध्यान रख लीजिएगा। पारित किस में हुआ, तो 1906 का कांग्रेस अधिवेशन, कौन सा, तो कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव क्या हो गया, दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में क्या हो गया था, पारित हो गया था। तो पारित किस में हुआ ये ध्यान रखना है, किस में पारित नहीं हुआ ये भी ध्यान रखना है। प्रस्ताव कौन लाया था, तो दादा भाई नौरोजी। तो ये पॉइंट भी इसमें क्या कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। ठीक, चलिए। वहीं अगर स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करता या स्थान पूछ लिया जाता है, तो कुछ का नाम जान लीजिए। जैसे पूछता है कि बम्बई स्थान से नेतृत्वकर्ता कौन थे, यानी कि स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता, तब कौन हो जाएंगे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और पूछा जाता है कि दिल्ली से किसने किया था नेतृत्व स्वदेशी आंदोलन का, तो याद ना रखिएगा, सैयद हैदर जी। कौन जी, सैयद हैदर जी। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब बढ़ जाते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था, ये आपसे पूछा गया। तो आपको पता है कौन था, बाजीराव द्वितीय, पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा राइट आंसर। वहीं और क्या जान सकते हैं, तो पेशवा बाजीराव ने जो संधि, सहायक संधि को स्वीकार किया था, ये किस संधि द्वारा स्वीकार किया था, ये भी पूछा जाता है। तो पेशवा बाजीराव टू ने जो संधि स्वीकार किया, ये बसीन की संधि, कौन सी संधि, तो बसीन की संधि के द्वारा सहायक संधि को क्या किया था, स्वीकार किया था। कब, तो 1802 में, ये ध्यान रखिएगा। और सहायक संधि के द्वारा क्या हुआ था, बाजीराव द्वितीय ने मराठों के स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया था। वहीं बात कर ले सहायक संधि करने वाले राज्य, या फिर क्या कहता है, स्वीकार करने वाले राज्य का बार बार पूछा जाता है। तो जिसमें हैदराबाद, जो कि कब, तो 1798 में, मैसूर और तंजौर जो कि 1799 में, अवध 1801 में,
और यही सबका पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट है। भोसले जो कि 1803 में, और पेशवा 1802 में, वो तो ऊपर आपको बता ही चुके। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, जो कि देखते हैं कि हमारा प्रश्न नंबर 3 में क्या है। मिलान करने वाला आ गया है आपका, और मिलान क्या करना है कि ये घटना की शुरुआत वर्ष बताइए। तो वर्ष दिया हुआ है और घटना दिया हुआ है, तो 1775 से क्या मैच करता है। 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये का क्या हो जाएगा 3, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो उसी के, और ये किसके कार्यकाल में हुआ था ये भी पूछा जाता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके कार्यकाल में, तो वारेन हेस्टिंगस, नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंगस के कार्यकाल में ही हुआ था। और किस संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, सालवाई की संधि, सालवाई संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। और यही पूछा ही जाता है इससे 2-3, और वो आपको बताया जा रहा है। वहीं बात करें 1780 का, तो 1780 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यानी कि बी का हो जाएगा 4, द्वितीय आंग्ल मैसूर। और ये किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये भी हुआ था वारेन हेस्टिंगस के ही शासनकाल में, ठीक। लेकिन ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, तो ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था मंगलौर की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा, तो मंगलौर की संधि के द्वारा। आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा, वरना आपको उतना रिवीजन नहीं हो पाएगा, ध्यान में नहीं रखे, इसलिए अपना नोट्स ज़रूर बनाइए। वहीं बात करें 1824 की, तो इसमें हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। देखिए कितना कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कन्फ्यूज करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को इम्पोर्टेंट श्रेणी में लेके चलना है। तो 1824 में हो गया प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ठीक। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है जो किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था, तो यांडुबू की संधि। किस संधि, तो यांडुबू की संधि। इसमें ईसवी संधि और ज़्यादा से ज़्यादा शासनकाल ही पूछा ही जाता है। वहीं बात करें 1839 में, तो ये हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में। तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब आइए आज के प्रश्न नंबर 4 पे, देखते हैं 4 में क्या है। क्या है 4 नंबर, साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किसने किया। तो यहाँ आपसे पूछ गया है कि साइमन गो बैक नारा का निर्माण जो कि किसने किया था, यूसुफ मेहर अली ने। और ये प्रश्न एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और लोग इसमें गलती करते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान देना है। वहीं बात करें तो इसकी नियुक्ति कब की गई थी, या फिर साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, या फिर नियुक्ति कब हुई थी, तो 1927 में, ठीक। और किस अधिनियम के द्वारा, तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, ठीक। तो ये चीज़ इसमें इसका काफ़ी विरोध हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो गठित साइमन आयोग था उसमें 7 सदस्यों के अंग्रेज, मतलब सदस्य जो थे वो क्या थे, अंग्रेज थे 7 सदस्य, और इसीलिए इसको श्वेत कमीशन कहकर बहिष्कार किया गया था। श्वेत कमीशन कहकर क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था इसका, किसका, साइमन कमीशन का। और इसी का नारा दे के विरोध हुआ था। और इसी कमीशन का विरोध करते हुए कौन, जो शेर पंजाब किनको कहा जाता है, तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब, इसी का ये विरोध कर रहे थे। तो इनको लाठी से बुरी तरह से प्रहार हुआ था, जिसके कारण इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। तो ये सब क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर आगे की ओर बढ़ जाते हैं, जो कि होगा 5वां नंबर। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था, तो जो ये मुख्यतः क्या था, प्रकृति पूजा और यज्ञ,
जो कि ऑप्शन नंबर सी में, और ध्यान दे के ऑप्शन पढ़ना है, इसी में कन्फ्यूजन हो सकता है। वहीं बात करें, ये ऋग वैदिक काल का बात आ गया है। तो लोग क्या करते थे, उसमें बहुदेववाद में विश्वास करते थे। और ऋग वैदिक काल का जो क्या कहते महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे, इंद्र थे। वैदिक काल आपको हम पूरा डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग टॉपिक वाइज वाला सेशन देखिए। और इंद्र देवता के बाद दूसरा देवता जो थे वो क्या थे, अग्नि थे महत्वपूर्ण देवता में। और ये सब पूछा जाता है, ठीक। चलिए, इसमें कुछ जानकारी नहीं है चूँकि हम आपको पूरा पढ़ा चुके हैं, और जो यहाँ पे जिसके अनुसार प्रश्न है इतना काफ़ी है। अब आइए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की। और छठे प्रश्न पे जाने से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सॉल्यूशन कराना पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। इसी तरह का रेगुलर सेशन आपको हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में मिलता है वो कौन सा है, यही पूछा गया, यानी कि कहाँ है। तो वो है आपका कहाँ, उत्तर मेरूर में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। उत्तर मेरूर शिलालेख जो कि क्या करता है, सभा संस्था का विस्तृत वर्णन करता है। तो बस ये जानिए कि किस शिलालेख में क्या है, इसका वर्णन है। तो ये है उत्तरेमपुर, बस इसमें नाम ध्यान में रखिएगा। बाकी चोल वंश से संबंधित जानकारी भी हम आपको लिखवा चुके हैं। जहाँ लगता है कि और भी आपको कुछ डिटेल देना है वहाँ हम आपको खुद देते हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ जाते हैं। बुध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, ये पूछा गया है। किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है, बिम्बकडस फिसेस, कनिष्क, नहपान या फिर क्या बुधगुप्त। तो ये जो अंकन हुआ है वो कनिष्क पर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक। कनिष्क के सिक्कों पर अनेक धर्मों के देवी देवताओं के प्रतीक का भी क्या करता है, चित्रण मिलता है। यही किस वंश का प्रसिद्ध शासक था, कौन, तो कनिष्क, तो कुषाण वंश का। तो ये भी पूछा जाता है, तो कुषाण वंश ध्यान रखिएगा। और ये कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। एक पॉइंट इसमें और ध्यान रख सकते हैं, कनिष्क में क्या, तो इसको बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि बौद्ध धर्म का द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कनिष्क को, ठीक। और आपको पता है जो ऑप्शन ए में है क्या, बिम्बकडस फिसेस, इसको क्या कहा जाता है, भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि कुषाण शक्ति का कुषाण वंश का क्या वास्तविक संस्थापक कौन था, तो बिम्बकडस फिसेस। नाम ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ प्रश्न। और इसने रोमन सिक्का के नकल करके तांबा का सिक्का चलाया था, कुजुलकड-फिसेस ने, ठीक। और कुषाणों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, पुरुषपुर थी। कुषाण वंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो पुरुषपुर, जिसको पेशावर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पेशावर। लेकिन कनिष्क ने क्या किया था, मथुरा को द्वितीय राजधानी घोषित किया था। पहली तो पुरुषपुर हो ही गई, लेकिन द्वितीय राजधानी किसको घोषित किया दिया था, तो मथुरा को द्वितीय राजधानी। और ये सब सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट बनते हैं, तो मथुरा को, ये भी ध्यान रखिएगा किसने किया था, तो कनिष्क ने किया था। और सोना का सिक्का भी चलाया था कौन, बिम्बकडफिसेस ही। और सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का कौन चलाया था, कौन वंश, ये भी पूछा जाता है, तो कुषाण वंश। कुषाण वंश के शासक ने ही क्या किया था, सर्वाधिक शुद्ध सोना का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोना सिक्का चलाया था, ये ध्यान रखना है। अब आइए आगे की ओर बढ़ते हैं, जो कि होगा हमारा 8वां नंबर। देखते हैं 8वें नंबर में क्या है खास। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ। तो किनकी छत्र छाया में हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो इरविन गांधी समझौता, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर।
वहीं कब हुआ था गांधी इरविन समझौता, और ये हुआ कहाँ था, तो दिल्ली में, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता। दिल्ली में नहीं, जिसको दिल्ली समझौता नाम दिया गया था, बोलने में मिस्टेक हो गया। इरविन गांधी समझौता को किस नाम से जाना जाता है, हाँ दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ठीक ही तो बोल रहे थे, क्योंकि ये दिल्ली में ही हुआ था, महात्मा गांधी और क्या कहता है, लॉर्ड इरविन के बीच में, इसीलिए इसको दिल्ली समझौता का नाम दिया गया था। वहीं बात करें तो सरोजनी नायडू ने इस समझौता को क्या कहा था, दो महात्माओं का मिलन कहा था। तो ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है कि दो महात्माओं का मिलन किसने कहा था, महात्माओं का मिलन किसको, गांधी इरविन समझौता को, ये कहा था सरोजनी नायडू ने, सरोजनी नायडू ने। वहीं बात करें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो कब से, तो ये हुआ था लंदन में आयोजित हुआ था। ये तो प्रश्न में ही आपका आंसर दिया हुआ है ही। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो होगा हमारा प्रश्न नंबर 9। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है। अभी देखिए महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ रहे थे, अब आ गए कौन गांधी, फ्रंटियर गांधी। तो इनका असली नाम है अब्दुल गफ्फार खान, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें तो अब्दुल गफ्फार खान ने ही क्या किया था, खुदाई खिदमतगार संगठन का स्थापना किया था। तो ये पूछा जाता है कि खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी, तो अब्दुल गफ्फार ने। और लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है कि किसने चलाया था, तो अब्दुल गफ्फार खान ने। पूछ दिया जाएगा कि लाल कुर्ती आंदोलन से कौन संबंधित थे। ठीक, और रही बात क्या अब्दुल गफ्फार खान ने कौन सी पत्रिका निकाली थी, तो पत्रिका का नाम ध्यान रखिएगा पख्तन, जो कि बहुत कम लोगों को ध्यान होता है, इसीलिए बोलते हैं, नोट डाउन करते चलिए, पख्तन नाम की पत्रिका निकाली थी। ठीक, चलिए हो गया। और इनका जो फ्रंटियर गांधी थे, इनको बादशाह खान और बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता था। बताइए कितना नाम याद रखिएगा, लेकिन पढ़ना है तो याद तो रखना ही पड़ेगा। कौन सा खान, बच्चा खान और बादशाह खान, या फिर फ्रंटियर गांधी, इतना नाम के क्या था, इन्हीं का था। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा प्रश्न नंबर 10। किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। तो ये हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है कहाँ से, बनावली से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। वहीं बनावली कहाँ पड़ता है, तो हरियाणा में। कहाँ में, हरियाणा में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, किसके, बनावली के खोजकर्ता पूछा जाता है, तो R.S. बिष्ट। कौन बिष्ट, तो R.S. बिष्ट ने इसके क्या की थी, खोज मिली थी। और यहाँ जल निकासी प्रणाली का क्या था, अभाव था, और यहाँ से ही अधिक मात्रा में उत्तम किस्म की जौ का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। किसका, जौ का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था, तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें धौलावीरा की, जो कहाँ पड़ता है, तो गुजरात के कच्छ जिला में। और इसको 2021 में क्या किया गया, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी क्या किया गया था, शामिल किया गया था। तो ये दोनों, लोथल भी कहाँ है, गुजरात में ही है। कालीबंगा कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो ये सब तो आप लोग इतना बार पढ़े हैं कि नोट डाउन हम आप लोग के लिए करते रहते हैं, तो कुछ आप लोग खुद से भी करिए सुन के। अब आइए प्रश्न नंबर 11 पे। और इसका PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। बाकी अच्छा कंटेंट देना मेरा काम है। जहांगीर ने किस कलाकार को नादिर उल जम की उपाधि प्रदान की। तो किसको उपाधि प्रदान किया था, ये किया था अबुल हसन को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अबुल हसन, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान का क्या था, अकाराजा का पुत्र था। कहाँ, किसका पुत्र था, अकारेजा। तो लिखना नहीं है, बस ध्यान। वहीं बात कर ले अगर जहांगीर के, तो इससे एक प्रश्न ये बन जाता है कि किस शासन काल को क्या कहता था, मुगल कालीन चित्रकला
चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता था। किसके शासनकाल को? तो वो जहांगीर के शासनकाल को। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, वहीं बात करें कि उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने क्या किया था? हाँ, अबुल हसन ने क्या किया था? नादिर उल जम की उपाधि किसे प्राप्त की थी? तो अबुल हसन को ये नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। वही बात करें कि बिशनदास, इसका भी जहांगीर ने यह कहते हुए प्रशंसा किया था कि यह हूबहू चित्र बनाने में बेजोड़ थे। क्या थे? हूबहू चित्र में। तो ये सब क्या करना है? नोट डाउन करते चलना है। अब आ जाइए आज के 12वें प्रश्न की ओर, जो कि देख लेते हैं कि क्या है। और इससे पहले भी हिस्ट्री के मॉक टेस्ट हो चुके हैं। सारे विषय के मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं, टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर किया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए कि आप लोग के क्या सुझाव हैं या फिर सेशन कैसा लगता है आप लोगों को। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये आपसे पूछा गया है। तो इस पहले तो ये जो है एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर, ये क्या है? शिव मंदिर है, शिव भगवान को समर्पित है, यानी कि शिव मंदिर है। देख रहे हैं कैलाश तो लगा हुआ है, तो शिव मंदिर है एलोरा का कैलाश मंदिर। ठीक, और ये इस मंदिर का 25 कार्य अनुपम है। ये पूछा जाता है कि 25 कार्य अनुपम, और ऑप्शन में दे देगा कौन सा मंदिर। तो ध्यान रखिएगा, एलोरा का कैलाश मंदिर कौन सा? 25 कार्य अनुपम, 25 कार्य अनुपम। ठीक, वही बात कर ले कि इसका क्या कहता है, कौन बनवाया था, निर्माण कराया था? तो राष्ट्रकूट राजा किसने? कृष्ण प्रथम ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। किसने? तो राष्ट्रकूट राजा था ये कौन? कृष्ण प्रथम। और इसी ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनाया था। कैवीं सदी में बनाया था? तो 8वीं सदी में, 8वीं सदी में बनाया था। और एलोरा में जो कुल है वो कितना गुफा है ये पूछा जाता है? तो 34 शैलकृत गुफा है, शैलकृत गुफा है, जिसमें से 1 से 12, ये ध्यान रखिएगा कि जिसमें 1 से 12 तक बौद्ध और क्या कहता है 13 से लेके 29 तक हिंदू, और 30 से लेके 34 तक जैन से संबंधित गुफा, ये भी पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और एक जो कृष्ण प्रथम थे, इनको कृष्ण राज भी कहा जाता है। तो कहीं पर कृष्ण राज भी मिले तो कृष्ण प्रथम का ही नाम क्या था? कृष्ण राज था। और एलोरा का जो मंदिर है वो द्रविड़ स्थापत्य शैली में बना एक हिंदू मंदिर है। कौन सा शैली? तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि द्रविड़ स्थापत्य शैली। देखिए, जो प्रश्न रहता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इससे संबंधित जो जानकारी दी जाती है आपको, वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनता है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि ये नोट ज़रूर आप लोग कीजिए। वहीं भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर भी कौन है? तो कैलाश मंदिर है। कैलाश मंदिर है जो क्या है? भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है। भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। देख लीजिए, एक ही प्रश्न में कितनी सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 13 पे। इनमें से कौन सा सही युग्म सुमेलित है? यानी कि सही ढूंढना है, तो पहले हमको देखना है कि इसमें गलत कौन कौन है। तो पहला ऑप्शन है मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो मिताक्षरा के लेखक हो जाएंगे विज्ञानेश्वर। तो ये तो सही है। बाकी आगे भी देख लेते हैं। व्यवहार निर्णय, तो व्यवहार निर्णय देवन भट्ट, ये गलत है। श्री सुबोधिनी वरदराज, ये भी गलत है। स्मृति चंद्रिका कालिदास, ये भी गलत है। तो सिर्फ सही कौन है? मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। ठीक, और मिताक्षरा जो है क्या है? याज्ञवल्क्य के स्मृति पर क्या है? विज्ञानेश्वर का टीका है। और ये ग्रंथ है जो जन्मना उत्तराधिकार के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखिएगा, जन्मना उत्तराधिकार के लिए प्रसिद्ध है। कौन? तो मिताक्षरा ग्रंथ। ठीक, और ये जो विज्ञानेश्वर है
जो इसके लेखक है ये क्या थे? चालुक्य वंश के शासक किसके? विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में रहते थे। कौन? तो विज्ञानेश्वर। ये भी पूछ सकता है कि किसके दरबार में रहते थे, तो ये चीज़ क्या करना है आपको ध्यान में रख लेना है। वहीं बात करें अगर श्री सुबोधनी का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है कि श्री सुबोधनी, तो इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बल्लवाचार्य। कौन चार? बल्लवाचार्य। और स्मृति चंद्रिका किसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे देवन भट्ट। ठीक, बाकी जो बिहार निर्णय ये ऐसे ही था, इसलिए इसको कट किए। अब आइए प्रश्न नंबर 14 की ओर देखते हैं। 14वें नंबर प्रश्न पर क्या है? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी आपसे पूछी गई है। तो बहमानी राज्य से संबंधित प्रश्न पहले भी हम लोग जान चुके हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग जानते हैं कि प्रथम राजधानी पूछा गया है, जो कि कौन था? गुलबर्गा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें कि बहमनी के सिंहासन पर बैठा था कौन? ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, और उसी के नाम से क्या हुआ था? बहमनी का सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को क्या किया? अपना राजधानी बनाया। तो हो सके राजधानी कौन बनाया यही पूछ दे, तो नाम ध्यान रखिएगा। कौन? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। अब बहमनी राज इसी का नाम पे है। ठीक, जबकि इसका अगर वास्तविक नाम पूछेगा कि वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम तब हो जाएगा हसन गंगू। ठीक, तो ये सब क्या हो गया ध्यान रखना है। वहीं एक शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम जब आया तो उसने राजधानी गुलबर्गा को हटा दिया और उसका नाम कर दिया था बीदर। तो ये लिखना नहीं है, बस वही ऑप्शन बीदर है। देखिए, तो अगर आपसे पूछे कि गुलबर्गा से बीदर कौन कर दिया था, तो शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। बताइए, इतना कठिन नाम है, पर आप लोग याद कर लीजिएगा, इतना भरोसा है। तो अहमद प्रथम ने क्या किया था? बीदर राज्य में मतलब इसका राजधानी कर दिया था। चलिए अब बढ़ जाते हैं आज के 15 नंबर प्रश्न की ओर। और इसका टेलीग्राम ग्रुप पे आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है, तो आप लोग वहाँ पे जाके जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और इस सेशन से संबंधित कोई कमेंट हो तो ज़रूर कीजिए, सुझाव दीजिए। प्रथम मगध साम्राज्य का उद्भव किस शताब्दी में हुआ था? ये पूछा गया, तो ये हुआ था 6ठी शताब्दी में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। वहीं बात करें मगध की, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी या प्राचीन राजधानी थी, प्रथम नहीं, मगध की प्राचीन राजधानी पूछा जाता है। मगध की प्राचीन राजधानी तो ये क्या थी? राजगीर, जिसको अभी क्या कहा जाता है? राजगीर। और मगध किसका पुराना नाम था? तो बिहार का। अगर बिहार का प्राचीन नाम पूछेगा तब क्या होगा? मगध। और मगध का राजधानी को क्या स्थानांतरित हो गया था? पाटलिपुत्रा। ठीक, तो ये सब ध्यान में रखना है। वहीं बात करें मगध महाजनपद, जो कि 6ठी शताब्दी में शक्तिशाली महाजनपद के रूप में उभर कर आया था। तो उसमें कई वंश और संस्थापक और स्थापना वर्ष उसका जानिए, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, ये सब हुआ था। और मगध महाजनपद का प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन था? तो हर्यक वंश था। तो प्रथम ऐतिहासिक वंश कौन हो जाएगा मगध महाजनपद का? तो वो हो जाएगा हर्यक वंश। और मगध महाजनपद का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन हो जाएगा प्रथम में? लेकिन हम जोड़ रहे हैं आगे में, जो भी लिखिएगा कि मगध महाजनपद का प्रथम ऐतिहासिक शासक तब बिंबिसार। और ये सब आपको बिहार स्पेशल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चूँकि मगध आ रहा है तो। और क्या कहता है, ये हिस्ट्री का भी आपका बिहार इतिहास में भी पढ़ना होगा और आपको ये हिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। अब आइए 16 नंबर प्रश्न पे। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है?
तो ये जो माना है किसे, लॉर्ड मिंटो को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लॉर्ड मिंटो सुधार जो क्या है, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम का ईस्वी इसका क्या, तो 1909। ठीक, ये इसी ने क्या किया था, भारत में ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, इसी के द्वारा सांप्रदायिकता का बीज बो दिया था। इसीलिए इसको कहा गया है पाकिस्तान का जन्मदाता। और कहा किसने है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। वही महात्मा गांधी ने भी कहा था मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कि इस सुधार ने हमारा क्या कर दिया, सर्वनाश कर दिया। तो ये सब पूछा गया है, तो इसको क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। अब आइए बढ़ जाते हैं आज के 17 नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं 17 नंबर में क्या है। उदयन बांसबदता की दंत कथा संबंधित है। सुने हैं ऐसा नाम, लेकिन आपको पढ़ना है और पूछा भी जाता है। तो ये जो दंत कथा है ये किससे संबंधित है, कौशाम्बी से संबंधित है। ठीक, वही बात करें तो ये दंत कथा में है क्या, तो प्रणय कथा का वर्णन है। और किसके प्रणय कथा का वर्णन है, तो उदयन और उज्जैन की राजकुमारी बांसबदता के प्रणय कथा, प्रणय यानी कि प्रेम कथा का वर्णन जी किसके किसके बीच, जो बांसबदता थी, कहाँ की राजकुमारी थी। ये बांसबदता है जो राजकुमारी थी, कहाँ की, उज्जैन की राजकुमारी। बताइए कितना बड़ा बड़ा नाम पहले रहता था कि एक बार बोलने में भी सोचना पड़े। तो उज्जैन की राजकुमारी थी बांसबदता, जो कि क्या करती थी, प्रेम करती थी। और किससे, तो उदयन से। और यही दोनों के प्रेम का वर्णन है। और इसका संबंध किससे है, तो कौशाम्बी से। ठीक, ये ध्यान में रखना है। और इसमें क्या है, आपको पता है कि 16 महाजनपद में एक महाजनपद कौन है, वत्स। और उसी की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो कौशाम्बी में स्थित थी। और उदयन जो था, यही उदयन, ये हाथी का शिकार फंसाने में भी कहा था काफ़ी माहिर था। ठीक, लेकिन इसको लिखना नहीं है कि हाथी का शिकार फंसाने में माहिर था। आपको वही बात करें कि एक नाटक का नाम पूछ लिया जाता, तो नाटक का नाम भी ध्यान रखिएगा, कौन सा, स्वप्न बांसबदतम। स्वप्न बांसबदतम। इस नाटक में क्या था, तो यही दोनों का क्या था, प्रेम कहानी का उल्लेख किया गया है इसमें भी। लेकिन ये है क्या, नाटक। इसमें किसका, दोनों की प्रेम कहानी का उल्लेख है, प्रेम कहानी का उल्लेख है किसका, उदयन और बांसबदता का। जबकि मगध की राजकुमारी जो थी वो क्या था, पद्मावती का भी विवाह क्या हुआ था, उदयन से हुआ था, मगध की राजकुमारी। सोच लीजिए। अब आइए तब भी अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जो को होगा हमारा प्रश्न नंबर 18। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब प्राप्त की थी, ये पूछा है। तो इसने प्राप्त किया था 1686 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। वही बात करें, औरंगजेब के काल में ही क्या था, सर्वाधिक हिंदू मनसबदार था। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके काल में था, तो औरंगजेब के शासन काल में ही था। जिसमें मुग़ल काल का सबसे बड़ा मनसबदार कौन था, तो दारा शिकोह। तो ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ा मनसबदार कौन था मुग़ल काल का, तो दारा शिकोह। ठीक, वही बात करें ये कब हो रहा था, जो 1686 में हुआ क्या था कि 1672 में जब सिकंदर आदिल शाह शासक बना, तो उसके समय दरबार जो था 2 गुट में बट गया। तो एक गुट का नेतृत्व खवास खां कर रहा था और दूसरा का नेतृत्व कौन कर रहा था, बहलोल खां कर रहा था। और यही गुटबंदी में हुआ क्या कि राजनीतिक एकता को प्रभावित किया। फिर औरंगजेब खुद नेतृत्व किया और अपना बीजापुर को क्या किया, अपना साम्राज्य में मिला लिया। तो इसीलिए 1687 में औरंगजेब क्या किया था, गोलकुंडा को भी जीत लिया था। 1687 में किसको जीत लिया था, गोलकुंडा को भी जीत लिया था। तो ये भी हो सके पूछ दे। और बीजापुर और गोलकुंडा को औरंगजेब ने धर्म के आधार पर क्या किया था, मुग़ल साम्राज्य में विलय कर दिया था, शिया सुन्नी के आधार पर। जबकि गोलकुंडा का शासक कौन था 1687 में, तो अबुल हसन।
कौन हसन? अबुल हसन। अब आइए प्रश्न नंबर 19 पे। और आपको पता है कि प्रश्न नंबर 19 पे जाने से पहले आप लोग के लिए होता है हिस्ट्री। आज जैसे कि क्या है, हिस्ट्री का सेशन है, तो हिस्ट्री से आपके लिए 3 प्रश्न बनेंगे और आपको ही आंसर देना है। क्योंकि ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपको फुल डिटेल के साथ पढ़ाया जा चुका। तो पहला प्रश्न है आपके लिए कि फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत, कौन आंदोलन की शुरुआत? तो फ़रैज़ी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये बताना है। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था? सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, ये बताना है। और आप लोग सारे लोग आंसर दिया कीजिए, आप लोग आंसर ही नहीं देते हैं, आप ही के लिए दिया जाता है, आप ही का रिवीजन होगा। तीसरा प्रश्न है, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, ये भी आपको आंसर देना है। और इसके पहले जो सेशन हुआ था ज्योग्राफी का, उसका आंसर भी आपको बता देते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मेघना किन 2 नदियों की सम्मिलित धारा है? तो कौन कौन सा हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पछाव शब्द का तात्पर्य क्या होता है? तो उसका तात्पर्य होता है एक ऊंचा बादल। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महासागरों की सतह जल का औसत तापमान लगभग कितना होता है? तो वो होता है 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये थे प्रश्न और आंसर। अब आइए 19 नंबर पे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ये पूछा गया है। तो गोविंद बल्लभ पंत, कौन हो जाएगा? गोविंद बल्लभ पंत के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक। वहीं काकोरी ट्रेन षड्यंत्र की जो घटना हुई थी वो कब काकोरी में हुई? तो थी काकोरी में ही, लेकिन कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को, ठीक, ये घटना हुई थी और पूछा जाता है। वहीं बात करें कि काकोरी ट्रेन डकैती केस में क्रांतिकारियों की निःशुल्क पैरवी किसने की थी, ये पूछा जाता है। तो ये की थी भानुचंद्र गुप्ता ने। किसने? तो भानुचंद्र गुप्ता ने। वही बात करें कि काकोरी ट्रेन कांड में 4 को आजीवन कारावास तथा 4 क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था। और इसमें जो शामिल थे जैसे राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लोहड़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह, ये सब थे शामिल। और ये क्या हुआ था, इन लोग को फांसी की सज़ा दे दी गई थी और कुछ लोगों को क्या कर दिया गया था, कारावास दिया गया था। तो ये सब क्या करना, ध्यान में रखना है। अब आइए आज के अंतिम और 20वें प्रश्न की ओर। और प्लीज़ आप लोग चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। इसी तरह का सेशन आपको रोज़ मिलते रहेगा। किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? तो ये उल्लेखित है मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक में कि भारत में क्या है, प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। तो ये ध्यान में रख लेना है। वही बात करें कि इसी इंडिका में क्या कहा गया है, पटना को पाली ब्रोथा भी कहा है। किसने? तो मेगास्थनीज ने। तो ये भी पूछा जाता है। और मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में क्या था, यूनानी राजदूत था। यूनानी राजदूत, नाम ध्यान रखिएगा, सेल्यूकस निकेटर पूछ लिया जाता है। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। जबकि मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की राजधानी पटलिपुत्रा की काफ़ी प्रशंसा की थी। और वह लिखा था कि गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर था। किसने कहा था? तो मेगास्थनीज ने ही कहा था। ठीक। तो ये सब क्या करना है, ध्यान में आपको रखना होगा, इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और सेशन में। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।